हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमेशन टेक गुरु में आपका स्वागत है। मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सेलेनियम और सी शार्प के इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स का एक हिंदी में वीडियो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम सेलेनियम और सी शार्प डॉट नेट के कुछ बेसिक इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेलेनियम क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। फिर हम एक डॉट नेट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसके बाद हम सेलेनियम पैकेजेस और डीएलएल ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ वेब ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ब्राउज़र कैसे लॉन्च करते हैं, ब्राउज़र यूआरएल कैसे ओपन करते हैं, कैसे ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे, कैसे फिर हम टाइटल यूआरएल और पेज सोर्स को कैप्चर करते हैं। फिर हम देखेंगे कि नेविगेशन कमांड्स क्या क्या हैं ब्राउज़र की। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम इनपुट टेक्स्ट बॉक्स के साथ उसमें वैल्यू कैसे एंटर कर सकते हैं, बिना सेंड की के हम टेक्स्ट कैसे एंटर करेंगे, या फिर जो इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट है उसको हम कैसे कैप्चर करेंगे या फिर कैसे हम उसको क्लियर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट के बीच क्या डिफरेंस है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के लोकेटर्स सेलेनियम में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट को हम किस तरह से लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट के बेस पे लोकेट कर सकते हैं। फिर हम चेक देखेंगे कि वेव एलिमेंट्स इनेबल है, डिसेबल है और डिस्प्लेड है या फिर सिलेक्टेड है। फिर हम देखेंगे कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेलेक्ट ड्रॉप डाउन से हम किस तरह से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कैसे हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि किस तरह से चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चेक बॉक्स को, और या फिर सारे चेक बॉक्स को एक बार में कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि ब्राउज़र विंडो को किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर हम देखेंगे कि विंडो हैंडलर और विंडो हैंडल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल ब्राउज़र विंडो के बीच स्विच कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्पेसिफिक ब्राउज़र को क्लोज कर सकते हैं, या फिर जितने भी ओपन ब्राउज़र्स हैं वेब ड्राइवर के थ्रू उनको हम कैसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यूआरएल को हम नए टैब में कैसे ओपन करेंगे या फिर नए विंडो में ओपन कैसे करेंगे। और साथ में फिर हम देखेंगे इन द लास्ट वी विल सी, हम देखेंगे कि मल्टीपल फ्रेम्स के बीच में हम किस तरह से स्विच कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सेलेनियम क्या है? सेलेनियम एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जो कि टूल्स और लाइब्रेरी का एक रेंज प्रोवाइड करता है, जिसके एनेबलमेंट से और सपोर्ट से हम किसी भी ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है जिससे कि यूज़र ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर सके, किसी भी ब्राउज़र को स्केल कर सके, और साथ ही साथ कुछ इस तरह का कोड लिख सके जिससे कि सारे वेब ब्राउज़र्स को हम W3C वेब ड्राइवर स्पेसिफिकेशन के तहत यूज़ कर सकते हैं। सिलेनियम एक ओपन सोर्स टूल है जो कि वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट करता है, और साथ ही साथ ये हमको एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि रूबी, जावा, नोड जेएस, पीएचपी, पर्ल, पाइथन, सी शार्प और दूसरी लैंग्वेजेस। ये ब्राउज़र ड्राइवन है, सो इससे हम किसी भी डिवाइस पर ब्राउज़र के इंस्टेंस को एग्जीक्यूट करके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वेब ड्राइवर इसका एक कोर है जो कि एक इंटरफेस है जो हमें कोड लिखने के लिए किसी भी ब्राउज़र्स के से इंटरेक्ट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। तो व्हाट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर? सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है? सेलेनियम वेब ड्राइवर बेसिकली एक ब्राउज़र नेटिव है जो कि यूज़र को प्रोवाइड करता है कि आप लोकली या फिर रिमोट मशीन से सेलेनियम सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हैं। सेलेनियम वेब ड्राइवर एक तरह से एक वेब फ्रेमवर्क है जो आपको परमिट करता है कि आप किसी भी टेस्ट को किसी भी ब्राउज़र के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ये क्रॉस ब्राउज़
एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। और ये एक ऐसा टूल है जिसके यूज़ करके आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर बेसिकली एक लैंग्वेज बाइंडिंग है जो कि आपको किसी भी इंडिविजुअल ब्राउज़र के साथ कोड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करने का एक ऑप्शन देता है। यदि आप W3C रिकमेंडेशंस देखें तो वेब ड्राइवर एक तरह से सिंपली लिखा गया है और प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाया गया है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एपीआई है और ये किसी भी ब्राउज़र को इफ़ेक्टिवली ड्राइव कर सकता है। सेलेनियम के एडवांटेजेस और बेनिफिट। जैसा कि मैंने कहा कि सेलेनियम एक ओपन सोर्स होता है। इसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पीएचपी और डिफरेंट लैंग्वेजेस। साथ ही साथ ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, जैसे कि एमएस विंडो, लाइनेक्स, मैकिंटोश और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सेलेनियम बहुत सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, आई, ओपेरा, सफारी, एज ब्राउज़र एक्सेट्रा। सेलेनियम मोस्टली यूज़ किया जाता है टेस्ट ऑटोमेशन टूल के नाम से, जिसमें आप वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। सेलेनियम का एक अच्छा कम्युनिटी सपोर्ट भी अवेलेबल है, जिससे कि आप कांस्टेंट अपडेट और अपग्रेड्स भी देख सकते हैं। जबकि ये एक ओपन सोर्स है, मतलब कि आपको यदि कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेलेनियम, आप उसको कम्युनिटी पर पोस्ट कर सकते हैं, आप उसका इजीली आंसर्स भी पा सकते हैं। सेलेनियम में आप पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। सेलेनियम एक मल्टीपल टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है और डिज़ाइन पैटर्न्स को भी सपोर्ट करता है। इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद भी कुछ डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी हैं जो कि हम देख सकते हैं। जैसे कि सेलेनियम एक्सटेंड सपोर्ट नहीं कर सकता किसी विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए, मतलब सेलेनियम केवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ही ऑटोमेट कर सकता है, विंडोज़ एप्लीकेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकते। किसी भी तरह की रिपोर्ट जनरेशन के लिए आपको आउटसाइड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये टेस्टएनजी या जेनकिन जैसे टूल्स का सपोर्ट लेना पड़ता है यदि आपको किसी तरह की रिपोर्टिंग जनरेट करनी है। तो सेलेनियम में आप किसी भी तरह का एड इन सपोर्ट बिल्ड नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेस्ट इमेज बेस्ड एप्लीकेशन को भी टेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आप किसी भी वेब सर्विसेज लाइक सोप और रेस्ट एपीआई को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। आप किसी मोबाइल ऐप को ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी तरह की रिपोर्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है सेलेनियम में। और साथ ही साथ आप विंडो पॉपअप्स को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और कैप्चा और बारकोड भी आप इससे ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस हैं सेलेनियम के। इस पार्ट में हम देखेंगे कि डॉट नेट प्रोजेक्ट कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम सेलेनियम पैकेज और डीएलएल ऐड कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में, और साथ ही साथ हम वेब ड्राइवर्स को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो पर। यहाँ से हम विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो 2022। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, या तो आप नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं या फिर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर प्रोजेक्ट टेम्पलेट पेज पर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो हमें किस तरह कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ करना है, तो आप स्पेक फ्लो प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं या नीनिट यूज़ कर सकते हैं या फिर एमएस टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एमएस टेस्ट प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, और आप चाहें तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं।
यदि आप सर्च करेंगे तो जितने भी टेस्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाला MS टेस्ट प्रोजेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, तो यहाँ पे हम देंगे सेलेनियम विथ C# हिंदी। तो ये हो गया प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे आपको लोकेशन देना होता है कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पर जाकर आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इस फोल्डर में हम इस प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे और साथ ही साथ आप चाहें तो प्रोजेक्ट सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट को एक ही डायरेक्टरी में आप ऐड कर सकते हैं। यदि आप इस चेकबॉक्स को हटा देते हैं तो फिर प्रोजेक्ट आपका किसी डिफरेंट डायरेक्टरी में जाएगा और सॉल्यूशन आपका किसी डिफरेंट डायरेक्टरी में। पर हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्टरी में क्रिएट हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देता है कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, .NET Core 3.1 यूज़ करना है या फिर आपको .NET 6.0 यूज़ करना है। तो हम .NET 6.0 यूज़ करेंगे और इसके बाद हम क्रिएट को क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम आ गया। ये एक यूनिट टेस्ट क्लास क्रिएट हो गई है। साथ ही साथ आप डिपेंडेंसीज में देखेंगे तो यहाँ पैकेजेस में बाय डिफ़ॉल्ट ये Microsoft.NET टेस्ट SDK और MS टेस्ट फ्रेमवर्क और अडाप्टर, ये 3 DLL या 3 पैकेजेस ये ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट के साथ ऐड हो गए हैं। अभी इसमें हमको सेलेनियम और वेब ब्राउज़र्स के DLL ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। जैसे ही आप मैनेज न्यूगेट पैकेज पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सेलेनियम। तो आपको सेलेनियम सपोर्ट इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेलेनियम सपोर्ट दोनों मिल जाते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करके लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन 8.4.8 है। तो हम इसमें इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेनियम सपोर्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। और आप चाहें तो सॉल्यूशन में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेलेनियम वेब ड्राइवर और सेलेनियम सपोर्ट ये दोनों DLLs आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी हैं। अभी हमको जितने भी वेब ब्राउज़र्स हमको यूज़ करना है वो इंस्टॉल करना है। तो हम फिर से हम यहीं पे न्यूगेट पैकेज में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्रोम ड्राइवर। सो जैसे हम क्रोम ड्राइवर सर्च करेंगे यहाँ पे आपको क्रोम सेलेनियम क्रोम डॉट वेब ड्राइवर, आपको ये देखना है कि कौन सा ये वाला आपको यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर बाई जेसाकामोटो। और साथ ही साथ आपको देखना है कि आपका ब्राउज़र का जो वर्जन है वो क्या है। तो यहाँ से हम क्रोम यूज़ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हेल्प में अबाउट गूगल क्रोम। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं वो 1.904414 है और यहाँ पे आप देखेंगे तो वही है 1.109054 तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो सेलेनियम वेब ड्राइवर इंस्टॉल हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे गेको ड्राइवर जो कि है फायरफॉक्स के लिए। तो इसमें हमें
ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा हमको यूज़ करना है गेको ड्राइवर। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आप selenium.webdriver.gecko-driver, तो इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये भी इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्रोम और गेको ड्राइवर दोनों हमको यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। यदि आप चाहें तो और दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमको एज ड्राइवर चाहिए तो आप एज ड्राइवर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलेनियम, ये selenium.webdriver.msh, ये आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यदि आपको सफारी, यदि आप मैकबुक पर काम करते हैं तो आप सफारी इंस्टॉल कर सकते हैं। सफारी के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्राउज़र्स ढूंढ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ओपेरा ड्राइवर भी यदि आप सर्च करना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब ड्राइवर्स ओपेरा। सो इस तरह से आप कोई भी ड्राइवर को, ये देखिए आप selenium.opera.webdriver, ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी तरह कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यूगेट पैकेज में आकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद सेलेनियम डॉट सपोर्ट हमने इंस्टॉल किया, और साथ ही साथ हमने दो ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर और गेको ड्राइवर, ये दो तरह के वेब ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें ब्राउज़र किस तरह से लॉन्च करते हैं, यूआरएल को हम किस तरह से ओपन करेंगे, और साथ ही साथ हम वेब ब्राउज़र को किस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हमको ब्राउज़र लॉन्च करना है कि हम क्रोम ड्राइवर या गेको ड्राइवर से ब्राउज़र किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ब्राउज़र्स को किस तरह लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे लॉन्च क्रोम, और यहाँ पे हम वेब ड्राइवर वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो इस तरह से हम ड्राइवर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही आपने क्रोम ड्राइवर लिया तो यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड हो गई यूजिंग openqa.selenium.chrome। तो केवल ये एक लाइन है जिसके यूज़ से आप ब्राउज़र को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट एक्सप्लोरर पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेस्ट केस ऐड हो गया है। तो हम इसको लॉन्च क्रोम, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट केस रन हो गया है और क्रोम ड्राइवर लॉन्च हो गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमने इसको क्लोज किया इसलिए हमको एक एरर आया है। साथ ही साथ हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, लॉन्च फायरफॉक्स। तो हम फायरफॉक्स को भी लॉन्च करके देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल ड्राइवर इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरफॉक्स ड्राइवर, जैसे ही आप ये फायरफॉक्स ड्राइवर की क्लास यूज़ करते हैं या इंटरफेस यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसकी नेम स्पेस ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो हम फिर से इसको रन करके देखेंगे।
ओके, तो फायरफॉक्स के लिए अभी ये एरर दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार क्लीन करेंगे सॉल्यूशन को। कभी कभी फायरफॉक्स ड्राइवर यदि ओपन रहता है तो ये हमेशा प्रॉब्लम करता है। एक बार हम इसको क्लीन करके हम फिर से इसको रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं फायरफॉक्स वेब ड्राइवर लॉन्च हो गया है, ब्राउज़र लॉन्च हो गया है। क्योंकि हमने इसके आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, इसके लिए ब्राउज़र ओपन ही रहेगा और टेस्ट केस हमारा पास हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हम ब्राउज़र्स को कैसे ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट, हमने ड्राइवर का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट नेविगेट, नेविगेट मेथड यूज़ करेंगे और उसके साथ डॉट गो टू URL, और यहाँ पे एक हम URL पास करेंगे डबल कोट्स में। तो यहाँ पे हम डालेंगे https google.com। तो URL आपका पूरी तरह से करेक्ट URL होना चाहिए, जिसमें https www यूज़ किया हुआ हो। तो इस तरह से हम URL ओपन कर सकते हैं। तो फिर से हम जाएंगे और यहाँ पर टेस्ट केस रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं ब्राउज़र लॉन्च हो गया है और साथ ही साथ इसने google.com को भी ओपन कर लिया है। अभी अगला सवाल है, क्वेश्चन है कि हम ओपन ब्राउज़र को किस तरह से क्लोज करेंगे। तो उसके लिए हमको यूज़ करना होता है ड्राइवर डॉट क्लोज। तो इस तरह से आप ड्राइवर को क्लोज कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र को क्लोज कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी हमने रन किया है ब्राउज़र लॉन्च होता है पर वो क्लोज नहीं होता है। तो अभी हम इस तरह से ब्राउज़र को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ड्राइवर डॉट क्लोज मेथड है जो कि उसको क्लोज करती है। तो आप देख सकते हैं लॉन्च होता है ब्राउज़र, google.com ओपन होता है और उसके बाद ये ब्राउज़र क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हम ड्राइवर को या ब्राउज़र को क्लोज मेथड से क्लोज कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि टाइटल, URL और पेज सोर्स को हम किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं वेब पेज से, और ब्राउज़र की नेविगेशन कमांड कौन कौन सी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि पेज सोर्स, टाइटल और URL हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया टेस्ट मेथड बनाएंगे, कैप्चर टाइटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर वेरिएबल ड्राइवर इक्वल टू न्यू ड्राइवर, और फिर हम google.com पर जाएंगे, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट गो टू URL, और उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर डॉट, या फिर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल टाइटल इक्वल टू ड्राइवर डॉट टाइटल। तो आप देख सकते हैं टाइटल एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको पेज का टाइटल रिटर्न करेगी। साथ ही साथ हमको चाहिए कि वेब ब्राउज़र हम कैसे पेज सोर्स कैसे ले सकते हैं या URL कैसे रख सकते हैं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, URL इक्वल टू ड्राइवर डॉट URL, और एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको URL प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ आपको यदि पेज सोर्स लेना है तो उसके लिए हम एक
वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट पेज सोर्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है ड्राइवर की जो कि हमें पेज सोर्स रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम कंसोल में राइट करके देखते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में हम यूज़ करेंगे डबल कोट्स। यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल, इन द करली ब्रैकेट में हम डालेंगे 0, फिर कॉमा टाइटल। फिर हम इसको कॉपी करेंगे। इस तरह से हम टाइटल को प्रिंट कर सकते हैं कंसोल में। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे URL। तो यहाँ पे वो URL प्रिंट करेगा, और उसके बाद हम पेज सोर्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे पेज सोर्स, और यहाँ पे पेज सोर्स प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम URL, टाइटल और पेज सोर्स कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो आपको एक नया टेस्ट केस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसको एक बार रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं google.com पर गया है, और यदि आप इसका रिजल्ट देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है गूगल, उसका URL है google.com, और आप देख सकते हैं ये पेज सोर्स है उस पेज के साथ। यदि आप यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, यदि आप google.com ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टाइटल है गूगल। यदि आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका जो टाइटल है आप ये देख सकते हैं, टाइटल है गूगल, इसका URL है ये, और साथ ही साथ इसका जो पेज सोर्स है, यदि आप इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे पेज सोर्स, तो ये पेज सोर्स इसने डिस्प्ले किया हुआ है। तो सेम वैल्यू, सेम डेटा यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविगेशन कमांड्स। तो उसके लिए हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। टेस्ट मेथड पब्लिक वाइड नेविगेशन मेथड्स। और यहाँ पे आप फिर से आपको एक वेरिएबल ड्राइवर क्रिएट करना है, न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। उसके बाद हम ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट, जब आप नेविगेट डॉट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेट डॉट बैक। उसके बाद है ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड। तो किसी भी ब्राउज़र को यदि आपको बैक करना है तो आप बैक कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट पेज पर जाना है तो आप उसके लिए फॉरवर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, और यदि आप किसी पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप रिफ्रेश यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीन मेथड ही यूज़ होती हैं, बैक,
फॉरवर्ड और रिफ्रेश। तो ये 3 मेथड हैं जो कि आपको ब्राउज़र को नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में हम वैल्यू कैसे एंटर करेंगे, कैसे हम कोई भी इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करेंगे जिसमें हम सेंड कीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि टेक्स्ट कैसे कैप्चर करते हैं इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से, क्लियर कैसे करते हैं उसको, और फिर हम देखेंगे कि टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। अभी हम फिर से एक नई मेथड क्रिएट करेंगे, प्ले विथ टेक्स्ट बॉक्स और इनपुट टेक्स्ट। तब यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट गो टू यूआरएल, और यहाँ पे हम पास करेंगे https कोई भी यूआरएल जिसको आप ऑटोमेट करना चाहते हैं या जिसमें टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, या फिर यहाँ पे बाय डॉट आईडी या एक्स पाथ। तो हम पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं, यूआरएल ओपन करते हैं। तो समझो हमको ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करना है। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स को इंस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी इनपुट है ईमेल, तो यहाँ पे हम ईमेल पास करेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे एक्स बाय आईडी हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पास करेंगे डबल कोट्स में ईमेल। और उसके बाद हम एलिमेंट डॉट सेंड कीज यूज़ करेंगे, और सेंड कीज में हम पास करेंगे कोई भी हमारा ईमेल एड्रेस जिससे हम लॉगिन करना चाहते हैं, email@gmail.com। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंड कीज का यूज़ करके इनपुट ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट क्लोज। तो एक बार हम ये डिबग करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट केस ऐड हुआ है, नेविगेट मेथड, प्ले विथ टेक्स्ट बॉक्स। राइट क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ईमेल एड्रेस ऐड किया है, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए हम वेट लगा सकते हैं। वेट के लिए हम अभी के लिए हम केवल स्लीप थ्रेड डॉट स्लीप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमको थोड़े टाइम के लिए ड्राइवर को वेट करने देगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये वैल्यू एंटर हुई है कि नहीं। तो एक बार हम फिर से रन करेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इसने वैल्यू एंटर किया और उसके बाद ब्राउज़र को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंड कीज़ यूज़ कैसे करते हैं। अभी यदि हमको विदाउट सेंड कीज़
टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर करना है। एंटर वैल्यू इन इनपुट विदाउट सेंड कीज। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर वेरिएबल लेना पड़ेगा JS, और यहाँ पे हमको ड्राइवर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे हम देंगे ड्राइवर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे JS डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, और इन स्क्रिप्ट हमें पास करना है कोई भी एक स्क्रिप्ट। तो डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये HTML डॉक्यूमेंट है इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे हम सिंगल कोट्स में हम डालेंगे ये ID ईमेल। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट, हमको वैल्यू पास करना है तो वैल्यू इक्वल टू डॉट टेस्ट ईमेल 123 टेस्ट email @gmail.com, और उसके बाद हम एक यहाँ पे थ्रेड लगाएंगे, और उसके बाद हम ये ड्राइवर को क्लोज कर सकते हैं। तो चूँकि ये ईमेल हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड जो हमको लगता है ये हम ईमेल में ही चेक करेंगे। तो इस कोड को हमको थोड़ी देर के लिए कमेंट करना पड़ेगा, और हम ये वाली रन करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तभी आप देख सकते हैं टेस्ट email @gmail.com इसमें ऐड हो गया। तो इस तरह से आप, यदि आपको पूछा जाए कि सेंड की यूज़ किए बिना आप किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू एंटर कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हम एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज़ करेंगे और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक लोकल वेरिएबल यूज़ करेंगे, और उस एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई और ID और ID पास करेंगे डॉट वैल्यू, और उसके बाद हम उसमें ईमेल एड्रेस पास कर देंगे, ये जो भी वैल्यू आपको टेक्स्ट बॉक्स में पास करना है। तो इस तरह से ये 2 लाइन के कोड से आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू ऐड कर सकते हैं बिना सेंड कीज यूज़ किए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोड को इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट सॉरी एलिमेंट डॉट, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेना है तो एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट में हम वैल्यू पास करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंसोल पे राइट करेंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। जो भी वैल्यू हमने एंटर की है उसको गेट करने के लिए हम गेट एट्रीब्यूट मेथड को यूज़ कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमने tejpal@gmail.com हमने पास किया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वो ईमेल एड्रेस कैप्चर हमने कर लिया गेट एट्रीब्यूट मेथड को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट डॉट क्लियर, ये एक मेथड है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वैल्यू क्लियर करने के लिए। तो यदि आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू क्लियर हो जाती है। यहाँ पे भी हम थोड़ी देर के लिए इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू ऐड कर दी उसने, और उसके बाद उसने क्लियर भी किया है। इसको सही से देखने के लिए हम थोड़ी देर वेट भी कर सकते हैं। देख सकते हैं वैल्यू क्लियर हो जाती है। तो एलिमेंट डॉट क्लियर मेथड से आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्लियर कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेट टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट मेथड एंड गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन, सो आइए देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे जाएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इसका एक्सपाथ यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सपाथ हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे बटन प्लस और स्क्वायर ब्रैकेट में हम देंगे @name इक्वल टू टेक्स्ट आईडी हम ये पास कर सकते हैं। तो ये एक्सपाथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था यहाँ पे ईमेल, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया क्रिएट करेंगे। इसको हम ये सारी लाइन को हम यहाँ पे अभी कमेंट कर देते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले वेरिएबल बटन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपाथ जो हमने कॉपी किया हुआ है वो हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। इसमें हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये डबल कोट्स की जगह यहाँ पे हम सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे बटन तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, कंसोल में हम राइट करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम पास करेंगे बटन डॉट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पे
डबल कोट्स में हम देंगे गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे हम पास कर देंगे 0, कॉमा। तो गेट एट्रीब्यूट में क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे गेट टेक्स्ट मेथड। तो ये है टेक्स्ट मेथड जिसको कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम वेट लगा देते हैं और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं गेट एट्रीब्यूट में 1 आया है और गेट टेक्स्ट में लॉगिन आया है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन भी दे देते, कॉलन दे देते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ये प्रिंट करेगा। इस बार आप देख सकते हैं गलत जगह पे हमने प्लेस किया है कॉलन। एक बार और इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं गेट एट्रीब्यूट में हमको लॉगिन आता है और गेट टेक्स्ट हम यदि करते हैं तो लॉग इन आता है। तो आप यहाँ पे यदि ब्राउज़र पे आप जाएंगे तो जब हमने नेम दिया तो हमको एट्रीब्यूट की वैल्यू हमको रिटर्न हुई, लेकिन जब हमने केवल टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ किया, यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये वैल्यू आती है। इसका मतलब है कि टेक्स्ट वैल्यू हमेशा किसी भी कंट्रोल का टेक्स्ट रिटर्न करता है, जबकि एट्रीब्यूट उस एट्रीब्यूट की वैल्यू रिटर्न करता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि जब हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर कंट्रोल या एलिमेंट का टेक्स्ट रिटर्न होता है, लेकिन जब हम उसमें कोई भी एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट का कोई भी एट्रीब्यूट पास करते हैं तो उसकी हमको वैल्यू मिलती है। यदि हम चाहते हैं कि हम क्लास पास करें तो हमको फिर ये वाली जो वैल्यू है ये रिटर्न होगी, या फिर हम यदि टाइप पास करेंगे तो हमको सबमिट रिटर्न करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गेट टेक्स्ट या टेक्स्ट प्रॉपर्टी और गेट वैल्यू मेथड में। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से लोकेटर सेलेनियम में अवेलेबल हैं, कितने टाइप के लोकेटर्स होते हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को लोकेट करने के लिए। यहाँ पे हम फिर से एक टेक्स्ट मेथड बनाएंगे। पब्लिक वाइड टाइप ऑफ लोकेटर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे लोकेटर्स लिख देते हैं। यहाँ पे तो पहला है आईडी,
फर्स्ट इज आईडी, उसके बाद है नेम, फिर तीसरा होता है टैग नेम, चौथा है क्लास नेम, पांचवा है लिंक टेक्स्ट, छठा होता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट, और फिर होता है एक्सपाथ और सीएसएस सिलेक्टर, सेवेंथ है एक्सपाथ, और आठवां है सीएसएस सिलेक्टर। तो ये 8 टाइप के लोकेटर्स होते हैं। तो अभी हम वन बाय वन एक एक लोकेटर्स देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक ड्राइवर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फायरफॉक्स, उसके बाद हम यही यूआरएल यूज़ कर लेते हैं नेविगेशन के लिए। तो आईडी हम पहले ही देख चुके हैं, एक बार हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल आईडी इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और उसमें हम पास करेंगे बाय डॉट आईडी। इसका मतलब है कि हमको एक कोई भी एक आईडी वैल्यू हमको पास करनी है, और इसके अंदर उसकी वैल्यू पास करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे यदि हम ईमेल एड्रेस की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं आईडी ईमेल है, तो आईडी एज ए इनपुट हम ईमेल पास कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आईडी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यदि नेम यूज़ करना चाहें, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको केवल नेम चेंज करना है, और नेम वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह से आईडी ईमेल है, वैसे ही नेम भी ईमेल है। तो इस तरह से आप नेम यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यदि आप चाहें तो कोई भी आप टैग नेम यदि यूज़ करना चाहें, तो हम यहाँ से तो यहाँ पे आप कोई भी एक टैग यूज़ कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम टाइप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टैग नेम बाई डॉट टैग नेम, तो आपको चेंज क्या करना है टैग नेम, और यहाँ पे आपको उस टैग का वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा टैग। फिर नेक्स्ट होता है क्लास नेम। क्लास नेम के लिए भी आपको एक क्लास यूज़ करनी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसकी क्लास क्या है, ये ऑटो जनरेटेड क्लास है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पर कोई ऐसी स्पेसिफिक क्लास यदि होगी जो कि ऑटो जनरेटेड नहीं होगी, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी क्लासेस उन्होंने यूज़ किए हुए हैं सब ऑटो जनरेटेड है। तो हम कोई भी क्लास को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। पर हमको यूज़ करना था, आप क्लास की एक वैल्यू आप यूज़ यहाँ पे कोई भी XYZ वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको लिंक टेक्स्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी कोई, यहाँ पे आप देखें ये एक लिंक है, लिंक टेक्स्ट, इसको आप एज ए लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लिकेबल बटन है। तो आप चाहें तो ये पूरा का पूरा पास कर सकते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे यदि हम लिखें वेरिएबल
लिंक टेक्स्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक टेक्स्ट और इन द लिंक टेक्स्ट हम पास करेंगे ये टेक्स्ट। तो ये एक तरह से लिंक टेक्स्ट का काम करेगा। पर यदि हम चाहें तो यदि हमको पार्शियल लिंक टेक्स्ट पास करना है तो यहाँ पे हम पी लिंक यूज़ करेंगे और यहाँ पे केवल हम क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड की जगह हम केवल फॉरगेट यूज़ करेंगे, तो भी ये इसको यूज़ कर सकता है, इसको क्लिक कर सकता है पार्शियल लिंक टेक्स्ट। और यदि आप चाहें तो एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एक्सपाथ क्रिएट किया था बटन क्लिक करने के लिए। तो इस तरह से आप एक एक्सपाथ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद होता है CSS सिलेक्टर। तो CSS सिलेक्टर जनरली आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी आप किसी भी बटन पे या किसी भी फील्ड के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप इसको, या हम इस बटन को देखते हैं, तो जब आप इस बटन को इंस्पेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एक CSS क्रिएट करता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे यदि आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉपी CSS सिलेक्टर। और जब आप इसको कॉपी करेंगे तो आपको ये प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, रोल यूज़ कर सकते हैं, ID यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप एक CSS क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये CSS वैलिड होना चाहिए। जो भी आप CSS यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको एक वैलिड CSS होना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे ये a ref href है, तो a.href आप यूज़ कर सकते हैं, ये URL पास कर सकते हैं। तो इस तरह से आप CSS सिलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 टाइप के लोकेटर्स होते हैं, जिसमें आप ID है, नेम है, टैग नेम है, क्लास नेम है, लिंक टेक्स्ट है और पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट को हम यूज़ करके लोकेटर्स यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेथड नेम चेंज कर देते हैं लिंक टेक्स्ट और पार्शियल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही जो दो मेथड है हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसको क्लिक करके देखते हैं, लिंक डॉट क्लिक। यहाँ पे हम ड्राइवर डॉट क्लोज। तो इस तरह से हम लिंक टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक लिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आपको यहाँ पे पार्शियल क्लिक करना है तो एक काम करते हैं, हम इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे
ब्राउज़र लॉन्च हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने इस पर क्लिक भी किया है। यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए हमको यहाँ पे वेट लगाना होगा, जिससे कि हमको पता चले कि उसने नेविगेशन कहाँ पे किया है। अब सेम थिंग इसको हम इन दोनों को हम कमेंट आउट करते हैं और अभी हम इसको चेक करते हैं। पी लिंक डॉट क्लिक और यहाँ पे हम थ्रेड लगा देंगे। एक बार हम इसको फिर से रन करेंगे। तो आप देख सकते हो उसने फॉरगेट पे क्लिक किया हुआ है। तो इस तरह से आप लिंक टेक्स्ट और पार्शियल लिंक टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लिंक टेक्स्ट में आपको जो भी लिंक आपको दी हुई है उसका पूरा टेक्स्ट यूज़ करना होगा, और पार्शियल लिंक टेक्स्ट में आप कोई भी कैरेक्टर्स या फिर कोई भी टेक्स्ट आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं फॉर द पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो इस तरह से आप दोनों को लोकेट कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं हाउ टू चेक वेव एलिमेंट और इनेबल डिसेबल्ड और डिस्प्लेड। तो हम ये चेक करेंगे कि वेव एलिमेंट इनेबल्ड है, डिस्प्लेड है या फिर सिलेक्टेड है। किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। और दूसरा है कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। सो डिस्प्लेड बेसिकली वैलिडेट करता है कि वो एलिमेंट वेब पेज पर अवेलेबल है या नहीं है, प्रेजेंट है कि नहीं है। यदि एलिमेंट डिस्प्लेड होता है तो फिर वैल्यू ट्रू रिटर्न होती है, और यदि कोई भी एलिमेंट पेज पर अवेलेबल नहीं होता है तो उसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती है। एक तरह से बूलियन रिटर्न करता है, और ये बेसिकली कोई भी एट्रीब्यूट के वैल्यू को पार्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनेबल्ड भी सेम तरह से काम करता है। यदि कोई भी एलिमेंट इनेबल्ड है तो उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, और यदि कोई भी एलिमेंट इनेबल्ड नहीं है तो उसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। और इसको भी आप रिटर्न ट्रू फॉर एवरीथिंग विद डिसेबल इनपुट एलिमेंट। तो ये जब भी रिटर्न करेगा यदि कोई एलिमेंट इनेबल्ड है तो ही इसकी वैल्यू रिटर्न ट्रू रिटर्न होगी। और सिलेक्टेड मेथड जनरली हम रेडियो बटन, चेक बॉक्स या फिर किसी ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए करते हैं। इसमें भी आप यदि देखेंगे कि यदि एलिमेंट सिलेक्टेड है तो इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, और यदि कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है तो इसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी। तो इस तरह से हम डिस्प्लेड, इनेबल्ड और सिलेक्टेड मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो मेथड हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से एक नया मेथड क्रिएट करेंगे, टेस्ट मेथड, जो कि होगी बूलियन वैल्यूज। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो फाइंड एलिमेंट इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, और यहाँ पे हम कोई भी आईडी, एक्स पाथ या हम कुछ भी पास कर सकते हैं, और ये होगा कोई भी एक सम एक्स पाथ जो हम यहाँ पे पास करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे ही आप वेरिएबल एज
इज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट डॉट सिलेक्टेड, या फिर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इज enabled। यदि आपको वैलिडेट करना है कि कोई भी वेरिएबल enabled है या नहीं है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट डॉट enabled। और यदि आप चाहें तो displayed, एलिमेंट डॉट डिस्प्ले। तो इस तरह से आप ये तीनों मेथड को यूज कर सकते हैं। आपको कोई एक वो एलिमेंट को फाइंड करना है यूजिंग एक्सपाथ या कोई भी एक लोकेटर्स, वैल्यू पास करके आप उसको एलिमेंट को फाइंड करेंगे, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि वो सिलेक्टेड है, इनेबल्ड है या डिस्प्लेड है। जैसी जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया यूआरएल ओपन करते हैं, selenium डॉट dev, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी एक यदि हम यहाँ पर टाइप करें LIA स्पैन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं LIA स्पैन, यहाँ पे 5 फील्ड्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, $x। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमको 5 फील्ड्स एरे वैल्यू यूज़ हो रही यहाँ पे आ रही है। आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, यहाँ पे एक देख सकते हैं कौन कौन से 5 आ रहे हैं इसमें। इसके अंदर जाएंगे आप, एक, दो, तीन, चार, और एक ये ऊपर है 5 डाउनलोड। तो ये पाँचों हमको इस पर मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों मेथड्स लिखेंगे। ये हम क्या करते हैं, एक नया मेथड क्रिएट करते हैं डिफरेंस के लिए। डिफरेंस, और ये हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट फाइंड करेंगे केवल एक एक्स पाथ के लिए, जो कि होगा ये जो एक्स पाथ हमने यूज़ किया उसके लिए। ये हमको रिटर्न करेगा एस एलिमेंट्स, ये मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। और दूसरा हम यूज़ करेंगे फाइंड एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट, जिसमें से हम यूज़ कर सकते हैं अबाउट।
तो हम ये वाला एक्सपाथ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ हम क्या करेंगे, कंसोल में राइट करेंगे डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम एलिमेंट्स टाइप करेंगे और दूसरा यहाँ पे हम पास करेंगे एलिमेंट्स डॉट एलिमेंट्स डॉट काउंट। क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट रिटर्न करेंगे इसलिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट ही टाइप करेंगे। अभी हम इसको रन करके देखते हैं, फिर मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ। एलिमेंट डिफरेंस, यहाँ पे हमने यूआरएल गलत दिया हुआ है, हमको यूआरएल यूज़ करना है ये। तो हम इसको फिर से रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 आता है और यहाँ पे एलिमेंट की आईडी आती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम फाइंड एलिमेंट्स यूज़ करते हैं तो जो भी हमने एक्सपाथ दिया हुआ है या जो भी हमने लोकेटर यूज़ किया है उसके बेस पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे रिटर्न करता है। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उससे मैच करने वाले वो सारे रिटर्न होंगे। लेकिन यदि हम फाइंड एलिमेंट यूज़ करते हैं तो ये हमेशा एक ही एलिमेंट रिटर्न करता है। यदि हम सेम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे तो भी हमको फर्स्ट वाला वैल्यू रिटर्न होती है। तो इस तरह से आप फाइंड एलिमेंट्स और फाइंड एलिमेंट का डिफरेंस देख सकते हैं। अब सपोज हम इस एक्स पाथ को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे समझो हम ए डाल देते हैं और यहाँ पे हम अबाउट की जगह अबाउट की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा। तो देखते हैं इसको रन करके। तो पहला डिफरेंस है कि फाइंड एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड एलिमेंट सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अभी चूंकि हमने एक गलत एक्सपाथ दिया हुआ है फाइंड एलिमेंट्स में भी और एलिमेंट में भी, तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइंड एलिमेंट्स में भी हमने गलत दिया हुआ था, लेकिन हमें कोई भी एरर नहीं आया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया और वैल्यू भी इसने प्रिंट नहीं की। लेकिन जब आप गलत एक्सपाथ या पास करते हैं फाइंड एलिमेंट में तो हमको एक एक्सेप्शन आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो दो डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस फाइंड एलिमेंट सिंगल सिंगल एलिमेंट रिटर्न करता है और फाइंड एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द एक्सपाथ, जो भी एक्सपाथ या जो भी लोकेटर आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस है कि जब हम कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं होता है और हम यदि फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज़ करते हैं
तो हमें उसका कोई एक्सेप्शन नहीं आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंट उसका 0 आया है। लेकिन यदि सेम चीज़ यदि आप फाइंड एलिमेंट में यूज़ करें और यदि कोई लोकेटर आपका नहीं फाइंड होता है, तो फिर हमको एक एक्सेप्शन आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो फाइंड एलिमेंट्स एक्सेप्शन अवॉइड करते हुए आपको 0 रिजल्ट देता है, लेकिन फाइंड एलिमेंट आपको हमेशा एक नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये दो डिफरेंस होते हैं फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में। अब हम देखेंगे कि हम ड्रॉप डाउन से किस तरह से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ रेडियो बटन को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे जो कि होगी ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हम पास करेंगे URL .com और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट क्लोज। अभी हमको क्या करना है कि कोई भी एक ड्रॉप डाउन वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इस बटन को क्लिक करेंगे। इस बटन को क्लिक करने के लिए हमको रोल बटन हम ये एक्सपाथ यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपाथ लिखेंगे वेरिएबल रजिस्टर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ और देन वी फिर हम यहाँ पे एक्सपाथ पास करेंगे जो कि होगा ए ब्रैकेट में हम डालेंगे @ सिंगल कोट्स में ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन और उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्लिक। तो ये मेथड हमको नया पेज ओपन करेगी। जब हम इस पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप डाउन की वैल्यू को सेलेक्ट आईडी, तो इसको भी हम एक्सपाथ के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल सेलेक्ट और ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी डे, एक्सपाथ डॉट आईडी और उसमें हम पास कर देंगे डे। और फिर हम सेलेक्ट डॉट, क्योंकि एक तरह से ड्रॉप डाउन वैल्यू है, सेलेक्ट डॉट अब जब भी हमें किसी ड्रॉप डाउन की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती तो उसके लिए एक सेलेक्ट क्लास एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास हम यूज़ करेंगे, उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेरिएबल सेलेक्ट
एलिमेंट, ये एक क्लास है। यदि ये ऐड नहीं किया है तो हम इसमें यहाँ से जाके ऐड भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू न्यू सेलेक्ट एलिमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट यूआई यहाँ पर यूज़ हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे सिलेक्ट एलिमेंट, और यदि आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसने ऑलरेडी एक नेम स्पेस ऐड कर दी है, selenium डॉट सपोर्ट डॉट यूआई। तो ये जो सिलेक्ट एलिमेंट क्लास है ये सपोर्ट डॉट यूआई नेम स्पेस में अवेलेबल है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ड्राइव एलिमेंट की वैल्यू पास करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट एलिमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट और डॉट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट बाय इंडेक्स, डीसेलेक्ट बाय टेक्स्ट, डीसेलेक्ट बाय वैल्यू। फिर इसके बाद आप देखेंगे इज मल्टीपल सेलेक्ट, ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय टेक्स्ट और सेलेक्ट बाय वैल्यू, ये तीन ऑप्शंस हमें मिलते हैं तो सिलेक्ट द वैल्यू, जो भी वैल्यू हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सिलेक्ट बाय इंडेक्स, हम क्या करेंगे ज़ीरो इंडेक्स यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे तीन अलग अलग वेरिएबल बना लेते हैं। सिलेक्ट डेट, जिससे कि हम तीनों मेथड यूज़ करना देख सकते हैं। सिलेक्ट डे, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे मंथ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पास करेंगे मंथ, मंथ आईडी। यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट मंथ, यहाँ पे हम मंथ पास कर देंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट सेलेक्ट मंथ। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक, हम फाइंड करेंगे ईयर वेरिएबल, ईयर ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हम उसका नाम देंगे सिलेक्ट ईयर। यहाँ पे हम पास करेंगे ईयर, और यहाँ पे सिलेक्टेड बाय हम यहाँ पे पास करेंगे सिलेक्ट बाय टेक्स्ट। टेक्स्ट हम देंगे जैन, क्योंकि यहाँ पे जैन है। और तीसरा है सिलेक्ट बाय ईयर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट ईयर, और इसको पास करेंगे हम सिलेक्ट बाय वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए वो हम चेक करेंगे यहाँ पे 2022। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में वैल्यू भी दिया हुआ है और टेक्स्ट भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम ये तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं सभी जगह हम थ्रेड यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमको देखने का टाइम मिलेगा एक एक वेरिएबल के लिए। तो इसको हम रन करके देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं पहली वैल्यू सिलेक्ट होगी, यहाँ पे कोई तो एरर आया है, unable to locate day by ID। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, तो हमको नेम यूज़ करना पड़ेगा, बर्थडे। तो यहाँ पे हमको नेम यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हम पास करेंगे इसके लिए हम पास करेंगे बर्थडे, ये होगा बर्थ मंथ, और ये होगा बर्थ ईयर। अभी फिर से रन करके देखते हैं इसको। यहाँ पे भी हमको एरर आती है, इसका मतलब ये है कि इसको हमको एक्स पाथ के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट आईडी डे या सेलेक्ट नेम, तो यहाँ पे हम इसको एक्स पाथ क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्लैश डबल स्लैश सेलेक्ट और ब्रैकेट के अंदर @ नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स और फिर ब्रैकेट बंद। तो हम ये पास करेंगे अब, क्योंकि ये आईडी से नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स पाथ पास करेंगे। अभी फिर से रन करके देखते हैं। इसका मतलब है कि पेज प्रॉपरली लोड नहीं हो पा रहा है। इसके बाद क्लिक के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे, एक बार पेज लोड होने देते हैं। अभी आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ चेंज हुआ 1 दिसंबर 2022। तो इस तरह से आप तीनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय टेक्स्ट और सिलेक्ट बाय इंडेक्स तीनों मेथड
ये सिलेक्ट एलिमेंट क्लास यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या किया, एक सिलेक्ट एलिमेंट नाम से एक क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने एलिमेंट पास किया, और उसके बाद आप तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रेडियो बटन से वैल्यू कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ तक कोड कॉपी कर लेते हैं और एक नई मेथड क्रिएट कर लेते हैं, रेडियो बटन और ऑप्शन बटन। उसके बाद यहाँ पे हमको फाइंड करना है एक एलिमेंट। अब तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी ऑप्शंस बटन दिए हैं। जेंडर में आप देख सकते हैं फीमेल, मेल और कस्टम, तो इनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका जो भी आप इनपुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियो बटन का इनपुट है, टाइप है रेडियो और नेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक एक्सपाथ क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो। तो यहाँ पे वेरिएबल रेडियो इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे हम पास करेंगे एक्सपाथ। एक्सपाथ में क्या आएगा, इनपुट डबल स्लैश इनपुट और ब्रैकेट में होगा @टाइप इक्वल्स टू, इन सिंगल कोट्स हम डालेंगे रेडियो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। और उसके बाद रेडियो बटन में से हमको कौन सा यूज़ करना है, तो रेडियो, और यहाँ पे हम इंडेक्स पास करेंगे 1, हमको मेल सेलेक्ट करना है, डॉट क्लिक। तो इस तरह से आप रेडियो बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वेट लगा देते हैं और ड्राइवर को क्लोज भी कर देते हैं। तो अभी हम इसको रन करते हैं, रेडियो बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल को उसमें सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि रेडियो बटन सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप रेडियो बटन की वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं।